Guys, please subscribe to our channel and if you like our video, please hit the like button. ये हमने जो आपसे कहा था वीडियो आया क्लास 12 फिजिक्स के सारे डेरिवेशन है केवल 3 चैप्टर्स को छोड़ के चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4। तो उसकी वीडियोस आपको अलग से मिल जाएंगी अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करना नहीं भूलेंगे तो ये डेरिवेशन ऑफ फिजिक्स क्लास 12 है, वॉल्यूम 2 का पहला चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसमें मैं प्रूविंग करनी है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं। तो मतलब मेन में क्या प्रूविंग करनी है, हमें EX जो है उससे EX डैश के इक्वल शो कर देना है। मतलब दोनों एक्स एक्सिस को हमें एक ही एक्स एक्सिस पे शो कर देना है कि जो दोनों फेसेस हैं हमारे वो एक ही एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। तो अब हम इसको कैसे शो करेंगे, तो इसको शो करने के लिए हम एक पैरेललोपाइड लेंगे, जैसे हमने यहाँ पे ले रखा है। ये हम पैरेललोपाइड लेंगे ABCDEFGH। तो इस पैरेललोपाइड में हमारे पास हमें y और z एक्सिस से कोई काम नहीं है तो हम इसको तो इग्नोर ही कर दें। तो यहाँ पे E'(x) हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे EX। तो ये दो हमने वेक्टर ले लिए, नॉर्मल वेक्टर ले लिए जो कि परपेंडिकुलर हैं इस फेस के। तो अब हम आगे क्या करेंगे, जैसे कि हम सब जानते हैं कि फाई इज इक्वल टू, हमने क्योंकि हमने पढ़ रखा है गॉस लॉ में कि जो भी क्लोज सरफेस में वेक्टर E और DS होता है इसको 0 होगा। तो अब हम इसको अगर डिवाइड कर लें, क्योंकि हमने पैरेललोपाइड ABCDEFGH ले रखा है, तो पहले ABCD देन EFGH देन ABFE देन DGFH देन ADHE देन BCFE। तो इसमें केवल हमें, क्योंकि हमें YZ एक्सिस के कंपोनेंट से कोई मतलब ही नहीं है, तो हम केवल इसमें X एक्सिस पर डिपेंड होंगे। तो X एक्सिस के लिए हम केवल ABCD और EFGH को रखेंगे। तो इन दोनों को 0 के इक्वल पुट करेंगे। वैसे हम जानते हैं कि ABCD जो है AX से इक्वल है और ABGH माइनस AX डैश इक्वल है। माइनस के इक्वल क्यों है, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड है तो माइनस के इक्वल है। तो अगर अब हम इनको प्रूफ करेंगे तो फिर हमें यहाँ पे EX इज इक्वल टू EX डैश मिल जाएगा, जिससे पता चल जाएगा जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है और इसकी वजह से कोई वेव प्रोड्यूस नहीं हो सकती, इसलिए मतलब कोई मीडियम प्रोड्यूस नहीं हो सकता। ये जो है एक ना कि ट्रांसफर वेव है क्योंकि ये मीडियम पे डिपेंडेंट नहीं है। तो इसके कई फॉर्मुलेस ऐसे भी हैं, E0/B0 इज इक्वल टू C और C इज इक्वल टू 1/रूट E0 इज इक्वल टू रूट इज इक्वल टू 1/रूट न्यू R इज इक्वल टू ER। ये भी एक फॉर्मूला है, रूट न्यू R ER, ठीक है। तो ये भी एक फॉर्मूला है। तो ये सब फॉर्मुलेज इस चैप्टर में केवल यही डेरिवेशन है। और डेंसिटी के फॉर्मुलेज हम आप देख सकते हैं कि U इज इक्वल टू हाफ E0 स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट प्लस 1/2 न्यू नॉट B0 स्क्वायर। कम्युनिकेशन सिस्टम हमारे कोर्स हट चुका है, ना उसमें कोई डेरिवेशन होगा ना ही वो चैप्टर है। देन हम लोग आ जाएंगे रे ऑप्टिक्स पे। तो रे ऑप्टिक्स पे अगर हम लोग देखना तो इसमें पहला डेरिवेशन है कि हमें कनकेव 1 जो हम 10 से पढ़ते आ रहे हैं 1/V प्लस 1/U इज इक्वल्स टू 1/F। इसकी प्रूविंग करनी है कनकेव मिरर के लिए, जबकि जब एक रियल इमेज की फॉर्मेशन होगी। तो रियल इमेज की फॉर्मेशन हमने क्या लिया, हमने केस ले लिया है बियॉन्ड C वाला। तो बियॉन्ड C हमने इमेज अपनी रखी, तो बिटवीन F एंड C हमें इमेज मिल जाएगी। तो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C है तो इमेज बिटवीन F एंड C मिलेगी। अब सिंपल हमने यहाँ पे सब लेबलिंग कर रखी है, तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल A', हमें इक्वल सिमिलर दिख रहे हैं। तो अब हमने पहले भी 10th में पढ़ रखे हैं ट्राइंगल्स में कि सिमिलैरिटी का रूल क्या होता है, प्रोपोर्शनैलिटी साइन। तो इसमें प्रोपोर्शनैलिटी करेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी से हमें एक वैल्यू मिल जाएगी U और V और R के टर्म्स में। फिर उसी से हमें एक और एंगल A', जो है वो इक्वल मिल जाएगा। तो इससे फिर हमें एक दूसरी कंडीशन मिल जाएगी। तो इन दोनों की वैल्यूज़ जो होंगी वो हमें A'/B' के इक्वल मिलेंगी। फिर ये दो इक्वेशन बन जाएंगी। इन दोनों से जब हम प्रूविंग करेंगे तो हमें इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें -R + V/-U + R इज इक्वल टू V/U मिल जाएगा। फिर इसको सॉल्व करने के बाद जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें इस तरह की कोई इक्वेशन मिलेगी। हमें पता है कि जब हम यहाँ ले जाएंगे तो R की वैल्यू क्या होती है, 2F होती है। तो हम यहाँ पे जब कर लेंगे तो हमें ये आंसर मिल जाएगा और ये हमारा प्रूव हो जाएगा। वही सिमिलरली डेरिवेशन अगर हम इमेज वर्चुअल लेंगे तब भी हमें वही फॉर्मेशन होगी। अब कन्वेक्स मिरर के लिए हम जानते हैं कि सारे केसेस सिमिलर ही होते हैं। सारे केसेस में हमें केवल वर्चुअल इमेज ही मिलती है। तो वर्चुअल इमेज के लिए हमने यहाँ पे क्या रखा है, हमने बिहाइंड द मिरर हमने अपना ऑब्जेक्ट रख दिया। तो हमें जो इमेज मिल रही है वो हमें मिल रही है बिटवीन P एंड F। तो हमने अब हमने डायग्राम वगैरह बना लिया। फिर उसमें सिमिलर हमें हमेशा तैयार रखना है कि हमने जो लेबलिंग करी हो बस वो सही होनी चाहिए कि ट्राइंगल ABC और A'/B' का डायग्राम या तो ऐसा बने और या तो जो कनकेव मिरर के केस में ऐसा वाला बने। अगर ऐसा डायग्राम हमने देख लिया तो उसके बाद हम सिमिलैरिटी प्रूफ करेंगे और इसमें वैल्यू रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। और इसमें नॉर्मल फिर वही चीज़ प्रूविंग करेंगे और फिर हमें पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर टर्म्स में हमें आंसर आ जाएगा, टर्म्स में मिल जाएगा। लीनियर मैग्नीफिकेशन में हमेशा याद रखना है कि M इज इक्वल टू H2/H1 लिखते हैं तो इसमें हमेशा हाइट ऑफ इमेज जो होगी वो H2 होगी और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारी H1 होगी। कनकेव और कन्वेक्स मिरर के केस में -V/U लिखेंगे। मैग्नीफिकेशन टर्म ऑफ U एंड F में हमेशा याद रखना कि अगर F-U वाला ले रहे हैं तो -F-U नीचे रहेगा, वहीं F-V हमेशा ऊपर रहेगा। इसके कुछ स्पेशल केसेस भी होते हैं। स्पेशल केसेस में क्या होता है कि मैग्नीफिकेशन अगर 1 से बड़ा है तो इमेज होगी मैग्नीफाइड होगी, अगर 1 से छोटा है तो इमेज डिमिनिश्ड होगी, और मैग्नीफिकेशन अगर 1 के इक्वल है तो इमेज सेम साइज होगी। अब प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट में क्या है
तो ये हमें क्या बताती है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। हम सब जानते हैं कि अगर हम रेयर से डेंसर में लाइट की रे जा रही होगी तो वो बेंड टवर्ड्स द नॉर्मल होगी। तो हमने नॉर्मल डाल रखी है, ये एक लाइट रे आई हमारी AB, तो हमने जब इसको डाला डेंसर मीडियम में तो बेंड टवर्ड्स द नॉर्मल हो गए, क्योंकि हमने इसमें ये बताता है कि जो फाइनल पास होता है रे ऑफ लाइट का वो कई सारे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हो चुके होते हैं इसमें। तो इसके बाद ये अपने पाथ को रिट्रेस करता है। कैसे करता है, हम यहाँ पे एक प्लेन मिरर लगा देंगे तो ये अपने पास ही को रिट्रेस कर जाएगा। XY जो है लाइन है, सेपरेशन है मीडियम 1 रेयर जो मीडियम है और मीडियम 2 के बीच का। तो एंगल ABN, तो एंगल ABN हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया, और एंगल CBN डैश जो है हमारा एंगल R वो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। तो स्नेल्स लॉ से हमें मिला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, जिसमें हम डालेंगे यानी 2, अगर जिसमें हम जैसे रेयर से डेंसर में डालें तो डेंसर वाले को यहाँ पे लिखेंगे न्यू D, यहाँ पे लिखेंगे R, यहाँ पे लिखेंगे, तो ये हमेशा याद रखेंगे, तो फिर हमें कभी भी गलती नहीं होगी। तो sin I अपॉन sin R हमें स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पता है। अब हमने एक प्लेन मिरर प्लेस कर दिया पाथ ऑफ लाइट, और जिसमें बहुत सारे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन उसने फेस करे, तो उसमें इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा हमारा वो एंगल CBN डैश एंगल R बन जाएगा, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा I बन जाएगा। फिर इन दोनों की हमें इक्वेशन मिल गई। अब इसमें हमने 1 में डाला क्योंकि हम डेंसर से रेयर में ले जा रहे हैं, तो हमने फिर इसमें 1 में डाला और यहाँ पे 2 लिख दिया, तो sin R अपॉन sin I। और जब इन दोनों इक्वेशन को तो हमें मिल जाएगा इसमें हमें मिल जाएगा ऐसा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू 1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो आप देख सकते हैं, अगर मेरी आवाज़ में कुछ भी क्लैरिटी आपको ना आ रही हो तो आप देख भी सकते हैं, इनकी स्क्रीनशॉट लेके आप जरूर देख लीजिएगा, आपको बहुत आसानी से सारी चीज़ें एक जगह पे मिल जाएंगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब और लेटरल शिफ्ट। अब लेटरल शिफ्ट और रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में क्या हमारा मतलब इन्होंने बताया, तो इसके बारे में जानते हैं। इन्होंने क्या किया, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ले लिया, एयर वाटर सब मीडियम है हमारे, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल डाली, यहाँ पे नॉर्मल डाली, दोनों इंटरफेस पे हमने नॉर्मल डाल दी। AB एक लाइट रे आई और वो एंगल I1 उसने एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया, और फिर वहाँ से क्योंकि ये हमारी डेंसर्स में जा रही थी तो इसमें रिफ्लेक्ट टवर्ड्स नॉर्मल करी, फिर दूसरे पे गई, दूसरे पे फिर इसने अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया, क्योंकि अब वो अंदर बनाएगी फिर इसको जाना है, और अब की बार वो डेंसर से रेयर में जा रही है तो वो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। तो अब हम अगर नॉर्मल भी रे बनाएं तो हम देख सकते हैं कितना शिफ्ट हुआ। ये जो शिफ्ट है यही हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट यानी स्मॉल d कहलाता है। अब अगर हम स्नेल्स लॉ PQ पे देखेंगे तो sin I1 अपॉन sin R1 हमें मिल जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। वहीं स्नेल्स लॉ अगर हम RS पे देखेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। और हम जानते हैं, हमने अभी हमने प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट से हमने निकाला था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। फिर ये जो हमें 2 इक्वेशन मिल जाएंगी, इससे हम इनको सॉल्व करेंगे, तो हमें जनरली मिल जाएगा कि I2 जो है वो R1 के इक्वल है, यानी I1 जो है वो हमारा R2 के इक्वल है। I2 R1 तो हमें पहले से पता होगा कि I2 और R1 इक्वल होगा क्योंकि ये लोग एक ही मीडियम में हैं, ठीक है। तो इससे हमें I1 और R2 प्रूविंग करनी थी, हमने कर दी I1 इक्वल टू R2। लेटरल शिफ्ट क्या होता है, ये वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है जो इंसिडेंट और इमर्जेंट रे के बीच में हमें मिलता है, ठीक है। अब एक्सप्रेशन फॉर लेटरल डिस्प्लेसमेंट, इसकी डेरिवेशन तो हमारे कोर्स में नहीं है और ना कभी पूछी गई है आज तक, केवल हमें फॉर्मूला देख लेना है जिसमें T जो होगा थिकनेस होगा स्लैब का, साइन आई हमें पता ही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 1 माइनस कॉस आई कॉस ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस माइनस न्यू 2, मतलब हमने डेंसर मीडियम ले लिया, साइन स्क्वायर आई अपॉन 1/2। ऐसे मतलब नहीं, साइन न्यू स्क्वायर है, इसको ध्यान से देखे रहिएगा, न्यू स्क्वायर है, फॉर्मूला जरा से भी गलत होगा तो फिर पूरा आंसर गलत हो जाएगा। अब रिफ्रैक्शन थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया, तो रिफ्रैक्शन थ्रू ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया में हमने लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 हमें क्या प्रूव करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू 2 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 3 इज इक्वल टू 1। तो इस प्रूविंग के लिए हमें 3 मीडिया चाहिए होंगे, तो हमने एयर वाटर ग्लास 3 मीडिया ले रखे, तीनों हम नॉर्मल डाल दिए, तो हमने यहाँ पे डाला, हम देखते जाएंगे धीमे धीमे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहले आई, फिर बेंट टवर्ड्स द नॉर्मल, फिर बेंट टवर्ड द नॉर्मल, फिर लास्ट में गई तो बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सबकी वैल्यूज़ हम निकाल लेंगे सिंपल तरह से। हम जानते हैं कि एक ही मीडियम में होगा तो I2 R1 के इक्वल होगा, और हमारा ये वाला एंगल जो हमारा R2 है वो हमारे I3 के इक्वल होगा, और R3 जो है हमारा I1 के इक्वल होगा। तो इस तरह से हमें पता है कि ऐसे हो जाएगा, तो हम उन्हीं सब के हिसाब से अपना हमने डायग्राम बना लिया। डायग्राम आप जूम करके भी देख सकते हैं, ये देखिए, ठीक है, आपको क्लियरली दिख रहा होगा। तो ये हमारा डायग्राम है कि हमने I1 से हमने एक रे बनाई थी I1, वो R1 के पास, फिर I2 हमने यहाँ पे जो होगा हमारा I2 जो होगा वो R1 के इक्वल हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे I2 इज इक्वल टू R1, ठीक है। फिर यहाँ पे आई, फिर हमें पता ही चल चुका था कि फिर इक्वल होगा, तो हमने R2 को हमने इधर R2 के इक्वल रख दिया, और I3 जो होगा वो हमारा I1 के इक्वल हो जाएगा। सिंपल, हम सबके लिए फिर इक्वेशन निकाल लेंगे, स्नेल्स लॉ सबको पता है, फिर से इक्वेशन निकाल लेंगे सबकी। तो हमें फिर से हमारा
फिर जब हम इन सबको सॉल्व करेंगे तो हमें हमारा मिल जाएगा न्यू, ये जो हमने चाहिए था वो हमें हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमारा इस वाले का भी आंसर आ जाएगा। और ये हमारा था रिफ्रैक्शन थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज मीडियम। अब हमारा अच्छा टॉपिक आया है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होते हैं, रिफ्रैक्शन के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या कौन से होते हैं। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में क्या लिया हमने, एक कंटेनर ले लिया, ठीक है, उस कंटेनर में पानी भर दिया और हमने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख दिया ओ। तो यहाँ से अगर हम देखें, इस आँख से अगर हम देखेंगे, यहाँ से अगर हम नीचे देखें तो जो आ रही होगी लाइट रे वो यहाँ पे आएगी और यहाँ पे हमने एक नॉर्मल डाल दिया, तो हमने यहाँ पे हम देख रहे होंगे यहाँ पे आएगी और यहाँ से फिर वो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि डेंसेस्ट रेयर में तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल जब हम यहाँ पे मिलाएंगे तो हमें यहाँ पे जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिलेगा, मतलब हम यहाँ पे इमेज को देख पा रहे होंगे। तो रियल डेप्थ तो हमारी इतनी थी, लेकिन हमें डेप्थ लगेगी केवल इतनी, केवल हमें डेप्थ इतनी पता चलेगी, मतलब हमें केवल इतना पानी दिखेगा, नीचे का पानी हमें नहीं दिखेगा। क्योंकि इस क्या है, क्योंकि ये हमारा रिफ्रैक्शन का एक प्रिंसिपल है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कि अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट इतनी नीचे पानी पर रखेंगे जिसकी रियल डेप्थ इतनी होगी और उसमें अगर हम यहाँ से देखेंगे, अपनी रे ऑफ लाइट यहाँ से आ रही होगी, तो फिर यहाँ पे वो डेंसर टू रेयर जाके पहले रिफ्रैक्ट होगी और उसके बाद वो अपने पीछे की तरफ जो लाइन एक्सटेंड होगी वो हमारा यहाँ पे रिफ्रैक्शन एंगल में बनाएगा, जिसकी वजह से हम पानी की गहराई केवल इतनी ही जान पाएंगे। अब फ्रॉम वाटर टू एयर जा रही थी तो फिर हमने निकाला, ठीक है, तो हमने निकाला फ्रॉम फिगर से हमें मिल गया। फिर हमने, क्योंकि अब यहाँ पे हमें देखिए, यहाँ पे हमें एंगल, यहाँ पे हमें साइन आई अपॉन साइन आर, तो आई हमें क्या है हमारा एंगल ए ओ बी, तो हम एंगल ए ओ बी हमने लिख दिया। और साइन आर क्या एंगल ए आई बी, क्योंकि दोनों एक ही पे ओवरलैप कर रहे हैं, ऐसे है समझिए, ऐसे ए ओ बी, ठीक है। तो एओ वाली लाइन में ही हमारी एक लाइन और ऐसे आ गई, ठीक है, तो ये आई हो गई। अब ये हमारा तो था, वो था हमारा आई, और ये हमारा जो है वो है आर, ठीक है। तो ऐसा हमारा एक ट्रायंगल टाइप में बन रहा है। तो अब हमें पता है कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन एंगल ए ओ बी। अब इसे डायग्राम देखें, अगर हम ढंग से इधर वाले डायग्राम देखें तो ए ओ बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमें एंगल आई मिल था, तो ए बी अपॉन ए ओ, ठीक है, और वहीं पे ए आई बी में फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो हमें मिल जाएगा ए बी अपॉन ए आई। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें हमें मिल गई। अब इनको हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें बी आई अपॉन बी ओ मिल जाएगा, तो जो कि हमारा ए आई अपॉन ए ओ के इक्वल होगा। अब क्योंकि बी बहुत क्लोज था ना ए से, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया, या फिर पीपल बी बहुत क्लोज कब होगा ए से, जो हमारा बी पॉइंट हो बहुत क्लोज तब होगा, जो हमारा पीपल जो हो, जो हम जिसमें हम देख रहे हैं, तो हम बहुत छोटी छोटी आंखों से देखें तब हमें बी बहुत क्लोज लगेगा ए ओ, तब हमारा ये वाला ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो फिर यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2, तो ए आई अपॉन ए ओ। अगर हम चाहें कि हम इसको रेयर टू डेंसर कर दें तो हम इसमें फिर चेंजेस कर देंगे और हमारा ये जो होगा उल्टा हो जाएगा। अब हमें पता है कि ए ओ हमारी रियल डेप्थ है और ए आई हमारी अपेरेंट डेप्थ है। अपेरेंट मतलब जो हमने केवल मानी है, तो इसी हिसाब से अपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला क्या बनेगा, रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये जो टर्म रिलेटेड है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, कुछ टर्म्स भी रिलेटेड है अपेरेंट डेप्थ के, जैसे नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल शिफ्ट क्या होता है कि जितना ऑब्जेक्ट हमें ऊपर दिख रहा है, मतलब कितना हमें ऑब्जेक्ट ऊपर दिख रहा है, तो उसमें हम क्या करेंगे, रियल डेप्थ जो होगी उससे अपेरेंट डेप्थ को माइनस कर दें, यानी ए ओ माइनस ए आई कर दें। और हमें पता था अपेरेंट डेप्थ क्या है, ए ओ अपॉन न्यू, तो हम यहाँ पे ए ओ माइनस ए ओ अपॉन न्यू लिखेंगे। अब ए ओ कॉमन ले लें तो 1 माइनस 1 बाय न्यू। ए ओ क्या हो जाएगा, ए ओ हमारा थिकनेस हो जाएगा कि उस स्लैब मतलब उस लाइन की कितनी थिकनेस है, तो वो हमारा ए ओ हो जाएगा। उससे हमने नॉर्मल शिफ्ट निकाली, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से। नॉर्मल शिफ्ट को हमेशा हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमारा नेक्स्ट डेरिवेशन है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे रेयर मीडियम लिया, डेंसर मीडियम लिया। हमेशा इसमें हमें क्या करना है, हमें डेंसर से रेयर में हमेशा रे पास करवानी है। तो डेंसर से रेयर में पास कराने के लिए हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर नॉर्मल्स डाल रखी हैं, 3 नॉर्मल डाल के 3 केसेस पढ़ेंगे। तो पहले यहाँ पे डेंसर से रेयर में गई, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। फिर एक केसेस आएगा कि जब बहुत ज़्यादा बेंड हो जाएगी, 90 डिग्री बेंड हो जाएगी। फिर एक केसेस आएगा कि वो अंदर ही रिफ्लेक्ट होने लगेगी, मतलब आईसी। अब यहाँ पे क्रिटिकल एंगल की एक फिलॉसफी आएगी कि क्रिटिकल एंगल जो है, यहाँ पे क्रिटिकल एंगल जो होगा वो आई से ज़्यादा होगा। फिर क्रिटिकल एंगल इक्वल हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस के, और फिर जो इंसिडेंस ऑफ एंगल होगा वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगा। अब स्नेल्स लॉ से हम कैसे निकालेंगे कि साइन आई अपॉन साइन आर, जो हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 रिस्पेक्टिव ऑफ 2, या फिर हम लिख सकते हैं 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। अब साइन आर अपॉन साइन आई लिख लिया। अब आई जो है हमारा वो आई सी के इक्वल है, आई जो है हमारा आई सी के इक्वल हो गया, और आर जो होगा तब हमारा 90 डिग्री हो जाएगा।
यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 से हमें 1/sin IC मिल जाएगा, जो कि हमारी जनरल इक्वेशन हो जाएगी, जिससे हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की मेन इक्वेशन है हमारी। अब टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिंस क्या हो गया, 90 डिग्री के रे से डिविएट हो तो यहाँ से आई 90 डिग्री से रिफ्लेक्ट हुई, फिर 45 डिग्री यहाँ पे बना के फिर यहाँ गई, फिर यहाँ आई। अब देखो ऐसे हम देख सकते हैं, एक रे यहाँ से आई थी, एक रे यहाँ से आई थी, ये यहाँ से गई, ये यहाँ से गई, दोनों मिला ली और दोनों ने हमारा कंप्लीट कर दिया। अब अगर हमारा जो है वो 180 डिग्री पे हो तो 180 डिग्री पे हमने नॉर्मल ट्रायंगल बना लिया PQR। यहाँ से रे आई, ऐसे गई, फिर यहाँ से रे आई, ऐसे गई। यहाँ पे इमेज AB' पे बनेगी, यहाँ पे इमेज हमारी A', यहाँ पे बन रही है, और यहाँ पे इमेज हमारी A', इसी के नीचे बनेगी अपोजिट में। फिर डेविएशन ऑफ रेज इरेक्टिंग प्रिज्म, अब यहाँ से आएगी, यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, फिर मतलब एक देखिए यहाँ पे एक तरह का ट्रेल चल रहा है, पहले आए स्लाइड किया, ऊपर गए स्लाइड किया, तो मतलब ऐसे करना है, आए स्लाइड किया, ऊपर गए स्लाइड किया, फिर आए स्लाइड किया, ऊपर गए स्लाइड किया, तो AB A', अब ये इंपॉर्टेंट प्रिज्म में देखने पड़ते हैं कि क्या हमारा कैसे हमें निकालना है। तो इसमें देखिए यहाँ पे AB यहाँ पे आ रहा है, तो इसमें अपोजिट साइड में वही A', की हमें वैल्यूज़ मिल रही हैं। अब रिफ्रैक्शन एट अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, हमने कॉन्वेक्स सरफेस लिया, ठीक है। पहला कंडीशन हमने क्या लिया कि ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा रेयर मीडियम में और इमेज हमारी रियल है। तो ऑब्जेक्ट हमारा रेयर मीडियम में, इमेज रियल है, तो मतलब डेंसर की तरफ हमने ऐसे हल्का सा शेड कर लो तो आप लोगों को क्लियरली दिख जाएगा ना। तो ऐसे हमने हल्का सा देखिए क्लियर शेड कर लिया है। अब यहाँ पे डेंसर मीडियम है हमारा, तो हमने क्या किया, हमेशा हमें चीज़ ध्यान रखनी है, मेन चीज़ हमें क्या ध्यान रखनी है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो एंगल बनेगा वो होगा गामा, इमेज से बीटा और ऑब्जेक्ट से अल्फा। तो अल्फा बीटा गामा याद रखना है हमेशा, ऑब्जेक्ट अल्फा, इमेज बीटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर गामा। तो ऑब्जेक्ट अभी हमारा रियल है, यानी ऑब्जेक्ट अभी हमारा इस सरफेस के रेयर तरफ है। तो रेयर तरफ हमारा ऑब्जेक्ट जो है, इसमें पहले हमें गिवन कर दिया जाएगा कि ऑब्जेक्ट रेयर तरफ है और इमेज रियल बनेगी। तो इमेज रियल बनेगी मतलब इमेज हमारी इसी साइड बनेगी। तो अब हमारा ऑब्जेक्ट आया, यहाँ गया, इसने पहले इमेज बनाई बीटा पे, फिर आया, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाइन जोड़ी, जिससे हमारा गामा एंगल बन गया। सबकी वैल्यूज़ हमें पता चल जाएंगी। स्नेल्स लॉ लगाया, स्नेल्स लॉ रेयर मीडियम के लगेगा 𝜇1 sin I इक्वल टू 𝜇2 sin R। स्मॉल एंगल ले लो, बहुत छोटा एंगल ले लो, तो sin I इक्वल टू I हो जाएगा और sin R इक्वल टू R हो जाएगा, यानी थीटा टेंस sin थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1, sin थीटा इक्वल टू थीटा। और अगर लिमिट थीटा टेंस टू 0 तो tan थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1 एंड tan थीटा इक्वल टू थीटा। तो अब हमें ये इक्वेशन मिल गई, तो हमें मिल जाएगा I अपॉन R इक्वल टू 𝜇2 अपॉन 𝜇1। अब हम ट्राइंगल OAC, अब इसमें जूम कर लो, जूम कर लीजिएगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेके देखना तो आप स्क्रीनशॉट लेके भी थोड़ी देर वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। अगर हम इसमें ट्राइंगल OAC ले लें, ठीक है, तो हम ट्राइंगल OAC में कुछ ना देखें, बाकी ये सब कुछ नहीं देखते, OAC देखें। OAC में देखिए एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो आई की हमारी क्या वैल्यू आ रही है, अल्फा प्लस गामा, और वहीं पे हमें आर की वैल्यू भी चाहिए होगी, क्योंकि हमें आर की वैल्यू भी निकालनी है। तो अब हम आर की वैल्यू देखें तो आर तो हमारा अंदर की तरफ है, लेकिन अगर हम इस वाले पार्ट को छुपा दें तो हमारे गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा, गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा आ रहा है एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से। तो वहीं पे देखिए हमने यहाँ पर भी यही चीज़ कर रखी है कि गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा, ठीक है। हमने वही लिख भी रखा है, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल। फिर हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी। अभी हमने करा था कि हम छोटा एंगल लिया तो साइन थीटा भी होगा, टैन थीटा भी होगा। फिर हमें टैन अल्फा प्लस टैन गामा इज इक्वल टू 𝜇2 टैन गामा माइनस टैन बीटा। अब हम टैन थीटा की वैल्यू फाइंड कर लें। हमने पहले से मान लिया है PN जो है, P समझिए बिल्कुल MN में जो परपेंडिकुलर हमने डाला वहीं मिल गया जाके, हमने कह दिया मिल ही गया। हमने शायद ध्यान ही नहीं देंगे कि वो मिला कि नहीं मिला, हमने बस इसे डाल दिया दिखाने के लिए, टीचर मार्क्स दे दे, बाकी तो हम ध्यान ही नहीं देंगे कि वो हमने डाला भी है। हम केवल सीधे हम जैसे निकालेंगे वैल्यू। अब हमें अल्फ़ा गामा बीटा सबकी वैल्यू चाहिए, अल्फ़ा गामा बीटा आर। अब हम अगर देखें तो अल्फ़ा के लिए अगर हम यहाँ से देखें टैन अल्फ़ा की वैल्यू, तो देखिए PN हमने माना ही नहीं, एम मान ही नहीं रहे हम, यहाँ पे कह रहे हैं ये PE है, ये P लाइन है, ये P लाइन है। तो PN अपॉन OP, ठीक है। वहीं टैन गामा के लिए PN अपॉन PC, फिर टैन बीटा के लिए PN अपॉन PI, सबकी मिल गई में वैल्यू। अब हम सारी की सारी वैल्यूज़ इसमें पुट कर देंगे, पुट करेंगे PN कॉमन तो हमें मिल गया। देन OP CP सबकी वैल्यूज़ हमें पता है कि अगर जो इधर तरफ हम जो हमारी राइट हैंड तरफ जितनी भी इमेजेस, इसमें हमें पता चल जाती है कि राइट हैंड तरफ जितनी इमेज पॉजिटिव इधर नेगेटिव। तो राइट हैंड में इमेज भी है, हमारा रेडियस कर्वेचर भी है, तो वो हमारा पॉजिटिव रहेगा, लेकिन हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो नेगेटिव रहेगा। तो अब हम 𝜇1 सबकी वैल्यू रख लेंगे।
तो हमें मिल जाएगा न्यू2 माइनस न्यू1 अपॉन आर इज इक्वल टू न्यू2 अपॉन वी माइनस न्यू1 अपॉन यू। तो हमें यही प्रूव करना था, हमें यही निकालना था कि रिफ्रैक्शन अगर कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस से होगा और पहली कंडीशन हमें की आती है कि ऑब्जेक्ट रेयर एंड मीडियम में लाई करे और इमेज रियल हो, तो इससे हमारी वैल्यू ये आ जाएगी। अब देखिए इसमें भी कुछ समझाने की तो ज़रूरत नहीं है कि वही हमने दे दिया है कि ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है और इमेज जो फॉर्म हो रही है वो वर्चुअल है, हमने वही फॉर्मेशन दे दिया आपको। फिर हमने यहाँ पे सोचा कि इमेज वर्चुअल है तो इमेज इधर ही तरफ आ गई होगी, ऑब्जेक्ट भी रेयर मीडियम में तो ऑब्जेक्ट इधर आएगा, बाद ही में तो इमेज बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर केवल इधर है। फिर सबसे एंगल बना लेंगे, परपेंडिकुलर डाल देंगे, सब कुछ वही है, बस इसमें फॉर्मूला सारा वही है। तो आप इसे देख सकते हैं और आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं केवल इसको 1 मिनट पूरा होल्ड भी करे हुए हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आराम समझ सकते हैं। और इसमें बहुत ईजी है, वही चीज़ करिए कि वही वाला फॉर्मूला लगा दिया, फिर इसमें स्मॉल एंगल ले लिया, फिर आई और आर की वैल्यू निकाली, दोनों की वैल्यू पुट कर दी। हमें पता था tan थीटा इज इक्वल टू थीटा, सबको हमने देखिए मैंने बता भी दिया पूरा क्या करना है। तो इसमें सब कुछ सॉल्व कर लिया, पी एन कट गया और अपना आंसर आ गया। फिर वही चीज़ लानी थी। लेकिन डेंसर का मैं आपको एक केस दिखाऊंगी, रियल वाला। वर्चुअल वाला आप लोग खुद ट्राई करिएगा, क्योंकि वर्चुअल वाले में बहुत उसी सेम वही चीज़ करनी है, बस थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना होगा। तो वर्चुअल आप अपने आप से ट्राई करिएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, 1 मिनट लगभग होने वाला है, तो अब आगे चलते हैं। आप आराम से स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, ठीक, क्योंकि हमें ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी ना, तो फिर और अभी मुझे नहीं लग रहा कि मैं पूरा कंप्लीट करा पाऊँगी, क्योंकि मैंने लिखा तो बहुत कुछ है आपको समझाने के लिए, लेकिन है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए अब जितना हो सकता है उतना करेंगे। ऑब्जेक्ट लाइज इन डेंसर मीडियम, ऑब्जेक्ट जो हमारा डेंसर मीडियम में और इमेज हमारी क्या फॉर्म हो रही है, रियल। तो अब हमने ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम ले लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद, और इधर इमेज बनाई, पहले इमेज बनाई, सेंटर, फिर सब कुछ बना लिया, मतलब वही चीज़। अब लेकिन इसमें डेंसर के लिए हमारा केस बदल जाएगा, इसमें हो जाएगा न्यू2 साइन आई इज इक्वल टू न्यू1 साइन आर। फिर न्यू2 आई ले लेंगे, फिर सबकी वैल्यूज़ निकाल लेंगे। इसमें भी वही चीज़ करनी है। तो हम वर्चुअल आपको नहीं दिखाएंगे, वर्चुअल आपके समझे एक तरह से होमवर्क है, आप लोग खुद करेंगे वर्चुअल और बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि आपसे हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो प्लीज़ मेंशन कर दीजिएगा, हम उस पर भी वीडियो बना सकते हैं, वो बना देंगे। बहुत देखिए आप देख ही सकते हैं, बहुत ईजी है, कोई इसमें टफ नहीं है। तो अगर आपको अच्छी लगे तो बताइएगा ज़रूर, ठीक है। अब हमारा दूसरा जो है वो है रिफ्रैक्शन एट अ कनकेव स्फेरिकल सरफेस। अब कनकेव स्फेरिकल सरफेस में भी मैं आपको डेंसर का बता दूंगी, रेयर का आप लोग खुद करेंगे, क्योंकि इसी से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, एक चीज़ आप समझ लेंगे, दोबारा अपने आप करने में आपको आसानी भी रहेगी। तो अब ऑब्जेक्ट जो है मैंने ऐसे ऊपर कर रखा है वाला भी, तो ऑब्जेक्ट जो है वो डेंसर मीडियम में हुआ है, ऑब्जेक्ट हमारा डेंसर मीडियम में है। तो ऑब्जेक्ट के पहले हमारी इमेज बनी, क्योंकि हमारा जो है कनकेव स्फेरिकल सरफेस है, देन सेंटर कर्वेचर इधर बनेगा, ऑब्जेक्ट के पहले हमारी इमेज बन गई, हमने सबकी वैल्यूज़ रख दी। सेम वही फॉर्मेट है, बस न्यू1 अपॉन वी, डेंसर के लिए हमेशा फॉर्मूला बदल जाएगा, डेंसर के लिए फॉर्मूला बनेगा न्यू1 अपॉन वी माइनस न्यू2 अपॉन यू इज इक्वल टू न्यू1 माइनस न्यू2 अपॉन आर। तो अगर हम शॉर्ट ट्रिक अगर इतना देख लें तो हमें पता होना चाहिए कि बस न्यू2 अपॉन वी हमारा पहले आ जाएगा हमारा रेयर के केस में, चाहे कोई सी भी इक्वेशन दे दें हमें, ठीक है। न्यू2 अपॉन वी हमारा रेयर के केस में, वही न्यू1 अपॉन वी हमारा डेंसर के केस में। चाहे हमें कोई सा भी पूछ दिया जाए, हमें ये प्रूव करना है और हम कैसे भी प्रूव करेंगे, ठीक है। ये हमें अपने दिमाग में बिठा लेना चाहिए और अपने आराम से इसे सॉल्व करना चाहिए। ओके, आ गया। अब आगे बढ़ें। वैसे हो बहुत ज़्यादा रहा होगा आपके दिमाग में एकदम से, लेकिन कई बच्चों को एक ही वीडियो चाहिए होती है, कि उनको पूरी वीडियो एक में चाहिए होती है। मैंने देखा कई बार यूट्यूब में चाहिए, और मेरा चैनल को अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सपोर्ट करना मत भूलिएगा। अब हम लोग लेंस मेकर्स फॉर्मूले पर हैं, फॉर्मूला फॉर डबल कन्वेक्स लेंस। अगर हम नॉर्मल कन्वेक्स लेंस लें, देखिए डबल कन्वेक्स लेंस लिया, यहाँ पे C1 है, यहाँ C2, मतलब हमने देखिए दोनों तरफ सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, तो दोनों इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर भी अलग होंगे। देन ये न्यू1 मीडियम ले लिया, तो फिर जो अंदर का मीडियम वो डेंस है, तो न्यू2 ले लिया, फिर ये भी न्यू1 है। अब यहाँ पे हमने सरफेस 1 है हमारा, ये सरफेस 2 है, दोनों तरफ से परपेंडिकुलर डाल दिया, N1 N2। अब जो हमारी पहले इमेज बन रही थी तो V यहाँ पर बनेगी, और I1 के साथ V1 यहाँ पर बनेगा, मतलब 2 इमेज बनेंगी हमारी, कि एक आएगी सरफेस 1 से यहाँ पर बनेगी इमेज, ठीक है। लेकिन बननी कहाँ पे चाहिए थी, I1 पे बननी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे 2 कन्वेक्स लेंस हैं, इसलिए हमारी ऐसी बनेगी इमेज। तो अब फॉर रेयर मीडियम सरफेस अगर हम ले लें, रेयर सरफेस के लिए, मतलब सरफेस 2 को हम माने ही ना सरफेस 2 है, तो हम मानेंगे कि हमारी इमेज यहीं पर बन रही होगी, तो हम V और U नॉर्मल ले लेंगे, हमें V की जगह पर हम लेंगे V1, क्योंकि V1 पे हमारी इमेज बन रही होगी, तो हम यहाँ से ले लेंगे। वहीं डेंसर में अगर लें तो हम S1 को मानेंगे ही नहीं, कि S1 भी था, हम S1 को मानेंगे ही नहीं। S1 के लिए ये जो U हमारा होगा वो हमारा V हो जाएगा, U हमारा V1 हो जाएगा, और V तो हमारा V रहेगा, तो U हमारा V1 हो जाएगा, तो हमारी हमें पता चल जाएगा। फिर इसको भी हम रख लेंगे। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम यहाँ पे इस तरह से कोई इक्वेशन आएगी तो माइनस कॉमन ले लेंगे, फिर न्यू2 अपॉन V1 माइनस न्यू1 अपॉन V इज इक्वल टू न्यू2 माइनस न्यू1 अपॉन R2। इसमें क्योंकि हम कॉमन ले सकते हैं इसलिए हमने इसको सिंपल कर लिया था, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे और फिर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमें नॉर्मल एक हमारा फॉर्मूला मिल जाएगा।
अगर मीडियम के हिसाब से आप देखना चाहें तो मीडियम के हिसाब से तो ये वाला फॉर्मूला सही रहेगा, लेकिन अगर हम मीडियम को एयर ले लें, न्यू, पहले मीडियम को और दूसरे मीडियम को न्यू ले लें, तो हमारा फॉर्मूला ये वाला बन जाएगा। तो अब डबल कन्वेकेव लेंस का तो मैंने कर रखा है, लेकिन इसका भी आप अपने आप ट्राई करिए, क्योंकि एक एक चीज़ आप अपने आप ट्राई करेंगे तो आपको एक चीज़ का कॉन्सेप्ट पता है, आप दूसरी चीज़ में ट्राई करेंगे वही चीज़, तो आपको बहुत आसानी से सब चीज़ें भी सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए इसमें थिन लेंस फॉर्मूलाज में डेरिवेशन हमारा कोर्स में नहीं है, तो कॉन्वेक्स और कनकेव लेंस के लिए रियल और वर्चुअल दोनों इमेजेस बनेंगी इसी पर। तो ये फॉर्मूले की डेरिवेशन हमारे कोर्स में नहीं है अभी, मतलब करना नहीं है, तो हम लोग पहले से पढ़ के आए हुए हैं। फिर हमने उसमें पढ़ा था कि f माइनस यू हमारा नीचे होता है, तो यहाँ पे f प्लस यू नीचे होगा और मैग्निफिकेशन f माइनस वी ऊपर होगा, और इसमें जो होगा v बाई यू होगा, ना कि माइनस वी बाई यू। पावर ऑफ लेंस में p इज इक्वल टू 1/f, लेंस मेकर फॉर्मूलेस निकालेंगे तो p इज इक्वल टू न्यू माइनस 1/1/r1 माइनस 1/r2। कॉम्बिनेशन लेंसेज का m इज इक्वल टू m1 इंटू m2 इज इक्वल टू m3, टोटल मैग्निफिकेशन ऐसे निकाल सकते हैं। अब इक्विवेलेंट फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ थिन लेंस, टू थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, दो थिन लेंसेज को हमने एक साथ जोड़ के रख दिया, तो फिर हमारा पावर ऑफ लेंसेज सिंपल वही फॉर्मूला फिर वही आ जाएगा। फिर अगर थिन लेंस को हमने थोड़े डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया, दोनों डिस्टेंस को थोड़े से डिस्टेंस सेपरेट कर दिया, तो रिमेंबर में केवल फॉर्मूला याद रखना है, तो यहाँ पे हो जाएगा दो लेंसेज के लिए होगा, क्योंकि दो ही लेंसेज के लिए हमने यहाँ पर भी बात करी थी, तो ये दो ही लेंसेज के लिए भी होगा। तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस डी जो है वो हमारा डिस्टेंस है, जो कि हमारा स्मॉल डिस्टेंस है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे स्मॉल डिस्टेंस। तो ये हमारा ऐसे फॉर्मूला आ जाएगा। अब रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, अब प्रिज्म से रिफ्रैक्शन बहुत ध्यान से देखने वाला है। कैमरा टिल्ट कर लेते हैं, ये देखिए यहाँ से एक इंसिडेंट रे आई, ये नॉर्मल है हमारा, एक हमने नॉर्मल डाला तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना इंसिडेंट रे के साथ, यहाँ पे गया। फिर दूसरी तरफ, फिर क्योंकि दूसरे से निकालना, फिर इसने नॉर्मल रे डाली और यहाँ पे फिर इसने अपने आप को बेंड करके निकाला, क्योंकि ये हमारा रेयर था, तो ये यहाँ से रेयर डेंसर, देन डेंसर से फिर रेयर, तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो यहाँ पे फिर आई डैश बन गया। तो अब ये दोनों लाइनें यहाँ पे मीट करेंगी, एक एंड पॉइंट पे मीट करेंगी नॉर्मल की लाइन से हमारी। वहीं ये जो हमारी एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे लाइन थी, ये दोनों भी ऊपर जाके कहीं पे मीट करेंगी, तो ये जो एंगल सबटेंड करेंगी यहाँ पे, ये एंगल ऑफ डेविएशन होगा। ठीक है, ये एंगल जो हमारा इमर्जेंट रे बना रही है, हमारा एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा। जो हमें ऊपर गिवन है ये हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म होगा। और अगर हम ये वाला ट्राइंगल देखें तो इसमें से हम ये जान सकते हैं कि एंगल आर प्लस एंगल आर डैश प्लस एंगल क्यू एन आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, पता है हमें। ठीक है, या फिर हम इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर हम ये केवल देखें तो हमें ये देखने को मिलेगा, ए ऐसे फिगर मिलेगी, ए क्यू एन आर, ए क्यू एन आर। ठीक है, तो इससे हमें क्वाड्रेटर में तो हमें पता चल जाएगा एंगल ए प्लस एंगल क्यू एन आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, और वहीं ट्रायंगल में एंगल आर प्लस एंगल आर डैश इज इक्वल टू प्लस एंगल क्यू एन आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब दो इक्वेशन हमें मिल गई हैं यहाँ से, जिससे हमारा ए इज इक्वल टू आर प्लस आर डैश आ जाएगा। अगर अब हम ट्राइंगल एम क्यू आर में देखें, तो एंगल एम क्यू आर प्लस एंगल एम आर क्यू, ऐसे हमें एक और एक्सटीरियर एंगल है ना बाहर हमारा, समझिए ऐसा है कुछ एंगल, और इसको हमने एक्सटेंड कर दिया, यहाँ पे हमारा डेल्टा बना रहा है। तो ये एंगल्स और ये एंगल्स जो होंगे, ये दोनों जो होंगे हमारे, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो डेल्टा इज इक्वल टू आर प्लस आर डैश, मतलब वही हमारा एम क्यू आर प्लस एम आर क्यू। अब एम क्यू आर की हमने फॉर्मूला क्या था, आई माइनस आर, क्योंकि नीचे हमारा आर की फॉर्मेशन है, इधर हमारा आई है तो आई माइनस आर। वही सेम यहाँ पर भी आर डैश है तो आई डैश माइनस आर डैश, दोनों को एक साथ ले लिया। अब हमें पता है कि आर प्लस आर डैश हम पहले प्रूव कर चुके हैं, ए है तो डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस आई डैश माइनस ए। तो हमें क्या मिल गया, एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म, या फिर हम कह सकते हैं कि हमें मिला एंगल ऑफ डेविएशन प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब अगर हमें रिलेशन निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के बीच का, तो कैसे निकालेंगे, आई इज इक्वल टू आई डैश, आर इज इक्वल टू आर डैश एंड डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम। तो ए प्लस डेल्टा एम इज इक्वल टू, क्योंकि हमने अभी भी निकाला है, क्योंकि हमने बस इसको हमने मिनिमम कर दिया, हमने मिनिमम एंगल लिख दिया, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये हमने कहा कि आई तो आई डैश के इक्वल हो गया, तो हमें 2a मिल गया, ए प्लस डेल्टा एम, तो आई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम बाई 2। वहीं हमने क्या करा, हमने कहा कि आर प्लस आर डैश, और तो आर प्लस आर डैश क्या होगा 2r, आर इज इक्वल टू ए बाई 2 मिल गया हमें। अब स्नेल्स लॉ क्या कहता है, न्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो आई की वैल्यू हमने पहले निकाल ली, आर की वैल्यू भी निकाली, दोनों की वैल्यूज पुट कर दी, तो हमें ये मिल गया एक फॉर्मूला जिससे हम अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अब डेविएशन थ्रू अ प्रिज्म ऑफ स्मॉल एंगल्स, डेविएशन थ्रू अ प्रिज्म ऑफ 7 स्मॉल एंगल, तो स्मॉल एंगल ले लिया हमने, साइन आई इज इक्वल टू आई, साइन आर इज इक्वल टू आर, साइन आई डैश इज इक्वल टू आई डैश, साइन आर मतलब सब जानते हैं, हम अभी इतनी देर से प्रूविंग करते आ रहे हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, साइन टैन थीटा इज इक्वल टू थीटा।
तो न्यू इज इक्वल टू, फिर हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लिया, इससे हमने एक ये वैल्यू बना ली, एक ये वाली वैल्यू बना ली। अब ये डेविएशन प्रोड्यूस हो रहा है, पता है कि आई प्लस आई डैश माइनस ए, तो न्यू आर प्लस न्यू आर डैश अपने न्यू कॉमन ले लिया, तो हमें स्मॉल एंगल के लिए हमें वाला फॉर्मेशन डेविएशन प्रोड्यूस बाय द प्रिज्म फॉर अ स्मॉल एंगल के लिए हमें एक फॉर्मूला मिल गया कि एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म होल ब्रैकेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1। अब एंगुलर डिस्पर्जन और डिस्पर्सिव पावर, तो हमने एंगुलर डिस्पर्जन फॉर वायलेट कलर ले लिया न्यू वी -1 अपॉन ए, फॉर क्योंकि हमने इसमें स्मॉल एंगल के लिए लिया तो फिर स्मॉल एंगल, फॉर रेड न्यू आर -1 अपॉन ए, फॉर नॉर्मल स्मॉल एंगल एंगुलर डिस्पर्जन न्यू -1 अपॉन ए। तो डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर इज इक्वल टू, हमने सॉल्व करा तो हमें न्यू वी माइनस न्यू आर अपॉन ए मिल गया। अब डिस्पर्सिव पावर क्या होता है, एंगुलर डिस्पर्जन, तो हमें एंगुलर डिस्पर्जन ये मिला है अपॉन मीन डेविएशन। मीन डेविएशन का क्या होता है, मीन डेविएशन का होता है डेल्टा, तो न्यू वी -1 अपॉन ए माइनस न्यू आर -1 ए अपॉन न्यू -1 ए, तो हमें नॉर्मल फॉर्मूला मिल जाएगा न्यू वी माइनस न्यू आर और न्यू -1। इसके आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये टॉपिक, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, आधे घंटे की हो गई है, और आधे घंटे ज़्यादा इन सबको टॉलरेट करना भी बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए अगर आपको नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से, चैप्टर वाइज आएगी, और अगर आपको देखनी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, पास में बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी यूज़फुल हो तो सब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा वीडियो को। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करना मत भूलिएगा, लास्ट में इतना कह रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है, लिखना पड़ता है, पूरा समझना पड़ता है, तो इसलिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जल्दी से जल्दी इसके प्लीज़ 300 सब्सक्राइबर्स पूरे कर दीजिए। थैंक यू।